India has claimed that 20 members of its armed forces have been killed in a violent face-off with Chinese troops on a disputed border region, according to the Indian Army. Liberation Army lost at least 9 times more soldiers than its official count of 4 in the Galwan 2020. ये लाइन जो आप मैप पे देख रहे हो, ये सिर्फ मैप पे एक लाइन नहीं है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक बॉर्डर है। एक बॉर्डर दो पावरफुल देशों के बीच, और इन दोनों देशों में दुनिया की लगभग 1/3 पॉपुलेशन रहती है। इकोनॉमी नंबर 2 एंड इकोनॉमी नंबर 5, दो बड़ी इकोनॉमीज और दो न्यूक्लियर पावर, और इनके बीच दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, रिमोट वैलीज और जमीन के वो हिस्से जो आज भी किसी के नहीं हैं। ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं लाठियों पत्थरों से, और फिर भी ये लड़ाई डेडली हो जाते हैं। लेकिन 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप सिर्फ जमीन का नहीं है, ये पावर का है, आइडेंटिटी का है और हिस्ट्री का है। लेकिन सबसे अजीब बात है, एक टाइम पे इंडिया और चाइना एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं? पर ऐसा हुआ क्यों? ये समझने के लिए हमें इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। आज इस बॉर्डर पे हजारों सोल्जर खड़े हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जब मॉडर्न चाइना एंड इंडिया 1940s में आजाद हुए, तब दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहने का फैसला किया। दोनों नए नए आजाद हुए थे और दुनिया में अपनी पहचान बना रहे थे। ओल्ड इंडिया और चाइना एक साथ रहने की और एशियन यूनिटी की बातें करते थे, एक ऐसे पोस्ट कॉलोनियल दुनिया की जहां एक पावरफुल देश दूसरे पावरफुल देश के ऊपर कब्जा न कर सके। और कुछ टाइम के लिए ये सब पॉसिबल भी लग रहा था, लेकिन यहाँ जियोग्राफी हमेशा से इम्पोर्टेंट थी। कई सालों तक इंडिया और चाइना डायरेक्टली इंटरेक्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि इनके बीच में था तिब्बत, जिसे दुनिया का छत भी बोला जाता है। तिब्बत बहुत सालों तक नेचुरल बफर जोन था, एक देश जो दो सिविलाइजेशन को नेचुरली अलग रखती थी। लेकिन ये बफर जोन ज्यादा दिन तक नहीं टिका। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तो उन्होंने तिब्बत को कंट्रोल करने का डिसीजन लिया। अगर वॉर के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि तिब्बत पे कंट्रोल करने का मतलब था कि ऊंचाई पे रहना, और माउंटेन्स पे ऊंचाई पर होना मतलब सब कुछ होता है। इंडिया ने इस पे शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगी। तिब्बत के लोगों को लगने लगा कि चाइना उनसे उनका देश छीन रहा है, और इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। दलाई लामा, तिब्बत की स्पिरिचुअल लीडर, पैदल ही पहाड़ों को क्रॉस करके इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में आ गए। बाद में इंडिया ने उन्हें उत्तराखंड में असाइलम दे दिया, और इंडिया के ऐसा करने से चाइना को लगा इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, और यहाँ से इंडिया और चाइना के बीच टेंशन बढ़ने लगे। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ। इंडिया इस वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं था, और चाइना, जो कि तिब्बत को कंट्रोल करने के बाद एक हाई ग्राउंड पे था, उसने फास्ट मूव किया और वॉर जीत गया। और चाइना ने लद्दाख के अक्साई चीन रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। इंडिया के लिए ये एक बड़ा झटका था, एक ऐसा ह्यूमिलिएशन था जिसे आज भी इंडिया भूल नहीं पाया है। और यहीं से इंडिया और चाइना की आज की रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। जो इंडिया और चाइना पहले एशियन यूनिटी की बातें करते थे, एक साथ रहने की बातें करते थे, आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। और ये बॉर्डर जो आज तक सही से डिफाइन ही नहीं हुआ है, आज इन दोनों देशों के बीच टेंशन बन गया है। और आज भी ये दुनिया का सबसे लंबा अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर में से एक है। दोनों देश ऐसी जमीन क्लेम करती हैं जो दूसरे के कंट्रोल में है, और ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे ही हिमालय रीजन में फैला हुआ है। टाइम के साथ दोनों ही कंट्रीज ने इस सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश की, जिससे बॉर्डर पे लड़ाइयां ना हो। 1990 में उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया ताकि चीजें कंट्रोल में रहें। और इस एग्रीमेंट का एक इम्पोर्टेंट रूल था, बॉर्डर के पास गन्स और बॉम्ब्स यूज नहीं होंगे। और इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल था, दोनों के बीच वॉर के रिस्क को कम करना, क्योंकि इस टाइम तक दोनों ही देश एक न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता था। कुछ टाइम तक ये सिस्टम काम करता रहा, लेकिन स्लोली एक चीज और चेंज हो रही थी।
दोनों ही देश ग्रो कर रहे थे, इकोनॉमी में, मिलिट्री में, टेक्नोलॉजी में। और ग्रोथ के साथ आई इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, एयर स्ट्रिप, टनल्स, रोड्स। पहले बॉर्डर के पास जो एरिया थे वहां कोई आ नहीं सकता था, अब धीरे धीरे वहां लोग रहने लगे और घर बनाने लगे। और इसके साथ चाइना बॉर्डर्स पर आर्मी भी बढ़ाने लगा और साथ में ही न्यू मिलिट्री बेसिस भी बनाने लगा। चाइना ने तिब्बत में रैपिड डेवलपमेंट किया, हजारों किलोमीटर की रोड, बॉर्डर के पास नए विलेजेस और पूरे सेटलमेंट बनाए गए सिर्फ बॉर्डर रीजन्स पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। इंडिया ने भी रोड्स, टनल्स, बेसिस बनाए ताकि अपनी साइड भी स्ट्रांग रहे। और ये कोई डायरेक्ट वॉर नहीं था, लेकिन टेंशन धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी और बॉर्डर्स पर दोनों ही देशों के सोल्जर्स एक दूसरे के सामने आने लगे। टेंशन वापस से बढ़ने लगी और फिर 15 जून 2020 लद्दाख के गलवान वैली में ये टेंशन फिर से सामने आई। 14 फीट ऊंचे माउंटेन्स में इंडिया और चाइना के सोल्जर के बीच आपस में लड़ाइयां हुई और एग्रीमेंट की वजह से इस लड़ाई में कोई भी गन्स और बॉम्ब्स का यूज नहीं किया गया। ये लड़ाई सिर्फ हाथ, पत्थर और कांटेदार लोहे के डंडों से हुई और फिर भी इंडिया और चाइना के 50 से भी ज्यादा सोल्जर मारे गए। 45 सालों में पहली बार था इतना डेडली इंसिडेंट हुआ था और इसने एक बात क्लियर कर दी, ये कन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जमीन न फर्टाइल है न हैविली पॉपुलेटेड। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही देशों के लिए ये लैंड आइडेंटिटी का और नेशनल प्राइड का हिस्सा है। इंडिया और चाइना दोनों के लिए ये हिस्सा खोना सिर्फ जमीन खोना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान खोना है। और शायद इसीलिए ये बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी सॉल्व करना इतना मुश्किल है। आज सिचुएशन स्टेबल है लेकिन बहुत नाजुक है। दोनों ही कंट्रीज कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रही हैं लेकिन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर रही हैं। और जब तक नेशनलिज्म, हिस्ट्री और पावर इन पहाड़ों से जुड़ी रहेंगी, ये बॉर्डर इन दोनों जाइंट्स के बीच के रिश्ते डिफाइन करते रहेंगे।